everyone, welcome back to my channel. My name is Navneet Kaur and as you all know कि हम लोगों ने क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम रिवाइज कर रहे हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एनटी यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 2 कॉमर्स, राइट। सो अगर आप भी यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड योर सब्जेक्ट इज कॉमर्स, देन येस दिस सीरीज इज़ अ मस्ट वॉच सीरीज जिसमें हम 50 टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सो अगर अपनी प्रिपरेशन में आप इन टॉपिक्स को इंक्लूड करेंगे देन डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल तक पहुंचेगी, राइट। सो मैंने पास्ट ईयर के एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करके आप लोगों के लिए यहाँ पर इन टॉपिक्स को सिलेक्ट किया है जिनमें से क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आते हैं। फाइन, सो आज की इस वीडियो में हम फोर्थ टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सो दिस टॉपिक कम्स फ्रॉम यूनिट 5 दैट इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, राइट। सो गाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है एग्जाम में एंड यू शुड नॉट एंड मस्ट नॉट स्किप दिस टॉपिक। ओके, सो आपके सिलेबस में जो कि यूनिट 5 का सिलेबस गिवन है उसके अंदर आपको बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी गिवन है एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी गिवन है अलॉन्ग विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर सेपरेटली क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है तो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, राइट। एंड वीडियो के एंड में हम जो इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो बिफोर मूविंग फर्दर दिस इज समथिंग अबाउट मी विच यू कैन जस्ट रीड आउट। Also guys, you can follow me on Instagram and Facebook and join my Telegram channel for daily doses of practice questions, previous year questions and updates regarding UGC NET exam. The link is provided in the description box. Fine, so let's get started now. सो देखो गाइस, स्टैटिस्टिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप्स की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडली थियोरेटिकल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो आपको पता होना चाहिए कि दो काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं स्टैटिस्टिक्स में, एंड थियोरेटिकल या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ओके, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वेयर द डेटा इज ऑब्टेन्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस। मीन्स आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आप जो फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हो वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड होती हैं, मीन्स वो एक्चुअल में होती हैं, ठीक है। एंड जो थ्योरेटिकल या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, जो आपकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं द फ्रीक्वेंसीज आर मैथमेटिकली डिड्यूस्ड, वहाँ पर आप फॉर्मूला यूज़ करके उन फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करते हो। वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड नहीं होती, उन फ्रीक्वेंसीज को आप फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड आउट करते हो एंड दैट इज़ वाई उन फ्रीक्वेंसीज को हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। एंड इसलिए जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। नाउ इन्हें हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि दोनों क्या होते हैं, बिकॉज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले इनका ज़रूर हमें पता होना चाहिए, राइट। हम एकदम से डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर जंप नहीं करेंगे, जो टॉपिक का बैकग्राउंड है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से आया है उसके बारे में भी समझना ज़रूरी है, राइट। सो हम दोनों को देखते हैं कि दोनों का क्या मीनिंग होता है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो आप ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने जैसे बताया कि एक्चुअल डेटा के ऊपर बेस्ड होता है। तो यहाँ पर आपने डेटा कलेक्ट किया रिगार्डिंग द वेजेस रिसीव्ड बाय 80 वर्कर्स। तो यहाँ पर आपने टेबुलर फॉर्म में लिखा वेजेस को लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे नंबर ऑफ वर्कर्स दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो वेजेस जैसे 100 वेजेस कितने वर्कर्स को मिले हैं 5, 200 वेजेस कितने वर्कर्स को मिले हैं 10 वर्कर्स को। तो ये आपने फ्रीक्वेंसीज को टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर राइट डाउन कर लिया एंड दिस इज बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस, इसलिए इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। एंड ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसे हम एनालाइज कैसे करते हैं, यूजिंग वेरियस स्टैटिस्टिकल मेजर्स लाइक सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस। तो जैसे कि आपको पता है स्टैटिस्टिक्स में ये सभी होते हैं, ठीक है। मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्क्यूनेस, इन सभी को हम जो अप्लाई करते हैं, इन सभी स्टैटिस्टिकल मेजर्स को अप्लाई करते हैं, किस पे करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। एंड वो कौन सा होता है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स जो एक्चुअल डेटा आपने कलेक्ट किया। ओके, सो इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जहाँ पर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस में। फाइन, ये हो गया ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्या था हमारा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और यू कैन से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है, हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं एंड हम जो फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करते हैं वो
एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होती है, मीन्स वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड नहीं होती। ठीक है, अभी हम देखते हैं यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल, सपोज 4 कॉइन्स आर टॉस्ड 160 टाइम्स। ठीक है, आपने 160 टाइम्स टॉस किया 4 कॉइन्स को, एंड फिर जो अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी है उसे माना जाता है सक्सेस। तो अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी, तो नंबर ऑफ सक्सेस कितने होंगे, 0 1 2 3 4, मीन्स या तो एक भी बार हेड्स नहीं आएंगे, या फिर एक बार आएगा, या फिर 2 बार, 3 बार और 4 बार। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, दैट इज नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फाइन, तो हमने उसकी हेल्प से यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर लिया। नाउ जो फ्रीक्वेंसीज आप फाइंड आउट करोगे एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज नहीं है, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज नहीं है, हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, मीन्स कितने चांसेस हैं हेड्स आने के जब हम कॉइन्स को टॉस करेंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल हमने कितनी बार कॉइन को टॉस किया है 160 टाइम्स, तो 160 को मल्टीप्लाई करेंगे हम प्रोबेबिलिटी के साथ। फर्स्ट केस में हमने मल्टीप्लाई किया 160 को 1/16 के साथ, हमें मिला 10। इट मीन्स 10 टाइम्स होगा कि जब एक भी बार हेड्स नहीं आएगा। सेकंड केस में 40 आंसर आए, इट मीन्स 40 टाइम्स ऐसा होगा कि सिर्फ एक ही बार हेड्स आएगा। तो ये सारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ है, हम यहाँ पर सिर्फ एक्सपेक्टेड फाइंड आउट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, इतनी बार हेड्स आ सकता है। क्लियर, तो ये होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें हेल्प करता है प्रिडिक्शन या फिर फॉरकास्टिंग में, एज वेल एज हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करते हैं ऑब्जर्व्ड के साथ कंपैरिजन करने के लिए। एंड ये बेसिकली हम जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है, जो कि एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, विच इज़ अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, वहाँ पर बेसिकली हम एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करते हैं। ठीक है, सो काई स्क्वायर टेस्ट एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, एंड ऐसे ही बाकी स्टैटिस्टिकल टेस्ट के ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसे आप जाकर ज़रूर देखना, बिकॉज वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के स्टूडेंट्स के लिए जिनका सब्जेक्ट कॉमर्स है, बिकॉज उसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है। फाइन, सो वो टॉपिक भी आप जाकर देख सकते हैं इफ़ यू वांट। सो यहाँ पर हमने दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस को समझ लिया। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा, अभी हम देखते हैं। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, और यू कैन से द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। ओके, नाउ डिस्क्रीट इज फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सेकेंड इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एंड जो हमारा नॉर्मल होता है वो होता है कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब दोनों में क्या मीनिंग है इनका, डिस्क्रीट में जो डेटा यूज़ होता है वो डिस्क्रीट डेटा यूज़ होता है, मीन्स डेटा विच इज़ इन होल नंबर्स लाइक 1 2 3 लाइक दिस। ठीक है, एंड कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, आपका जो डेटा होगा, जो वेरिएबल्स होंगे, उनकी वैल्यूज़ कैसे होंगी, वो इधर इन फ्रैक्शन और इन डेसिमल्स लाइक 1.1 3.5 लाइक दिस। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है हमारा, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड डिस्क्रीट में हमारे आते हैं बायनोमियल एंड पॉइसन। फाइन, सो डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा में और भी डिफरेंसेस हैं, अगर आपको वो फाइंड आउट करना है तो इस टॉपिक के ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जो आप जाकर ज़रूर देख सकते हैं इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड इन द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डेटा। ओके, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ फीचर्स, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज मेनली एग्जाम में प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, it is the most widely used continuous probability distribution. Fine. Next, it is used to study the behavior of continuous random variables like height, weight, etc. ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल्स क्या है, इन्हें आप फ्रैक्शंस में और डेसिमल्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, वेट को भी कर सकते हो, हाइट को भी कर सकते हो, वेट को जैसे 33.5 kgs 40.8 kgs लाइक दिस। तो इस टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं, इनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए वी यूज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इज इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन अब्राहम डी मोइवर। तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट टाइम किसने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कवर किया था। ठीक है, नेक्स्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इसे हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। वाई, बिकॉज इट वॉज लेटर रीडिस्कवर्ड बाय लैपलेस एंड कार्ल गॉस। तो पहले तो अब्राहम डी मोइवर ने इन्हें फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, बट बाद में इसे लैपलेस एंड कार्ल गॉस ने रीडिस्कवर किया था। दैट इज़ वाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मल कर्व।
तो जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप एक ग्राफ पे प्लॉट करते हो, द कर्व यू गेट इज कॉल्ड एज नॉर्मल कर्व एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेल कर्व. बेल कर्व वाई? बिकॉज द शेप ऑफ द कर्व इज लाइक अ बेल. तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कैसे वो आती है शेप. सो देखो यहाँ पर जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कुछ इस तरह से आए, यानी बेल शेप कर्व हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नॉर्मल कर्व. ठीक है, तो नॉर्मल कर्व जो होता है उसकी शेप एक बेल की तरह होती है, हमेशा याद रखना. ठीक है, बेल की शेप का होने का मतलब क्या है? यहाँ पर जो आपके वैल्यूज़ होंगी, जो वेरिएबल्स होंगी, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं? वो आपकी जो मिड वैल्यू होगी यहाँ पर 50% आपकी वैल्यूज़ यहाँ पर होंगी एंड 50% वैल्यूज़ आपकी यहाँ पर होंगी. फाइन. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि बेल कर्व यानी नॉर्मल कर्व जो होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है, उसके दोनों साइड्स इक्वल होते हैं. मीन्स वेरिएबल जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. जो यहाँ पर सेंट्रल वैल्यू होती है दैट इज मीन. ठीक है, मीन्स 50% आइटम्स मीन से कम होती हैं एंड 50% आइटम्स मीन से ज़्यादा होती हैं. क्लियर? सो दिस इज बेल कर्व. नेक्स्ट इज the normal distribution is a probability function that describes how the values of a variable are distributed. तो हमें बताता है कि वैल्यूज जो है वेरिएबल की कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. जैसे मैंने अभी आपको बताया 50% लेफ्ट साइड में होती है, 50% राइट साइड में. मीन्स दोनों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेरिएबल्स का. Now normal distribution is defined and given by the following probability function. तो कैसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटीज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एंड उसमें हम क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं. राइट. एंड जो फॉर्मूला हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करते हैं वो यहाँ पर आपको गिवन है, विच इज़ 1/सिग्मा दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन √2 पाई multiplied by e raised to power 1 minus 1/2 multiplied by x minus mu divided by standard deviation का whole square. So this is the formula of probability function of a normal distribution. तो ठीक है, आपको ये लर्न रखना है. वैसे फॉर्मूला एक दो बार आप लिख के देखना, आपको लर्न हो जाएगा, बिकॉज इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी फंक्शन. नेक्स्ट, a standard normal distribution is that normal distribution whose mean is 0 and standard deviation is 1. Very important. जब भी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं हमारी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ पर हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं. तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है? जिसमें मीन की वैल्यू 0 होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1 होती है, हमेशा याद रखना. और यहाँ पर जो हम स्टैंडर्ड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, यानी जो z हम फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. यहाँ पर z क्या है आपका? z स्कोर यानी स्टैंडर्ड स्कोर. यहाँ पर आप स्टैंडर्ड जो वैल्यू फाइंड आउट करोगे वो क्या होता है? z. ठीक है. नेक्स्ट x क्या है? वो वैल्यू जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने z वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो होती है x वैल्यू. नेक्स्ट म्यू क्या है? मीन. एंड जो लास्ट में सिग्मा है वो क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन. तो ये फॉर्मूला रहता है z को फाइंड आउट करने का, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें मीन क्या होता है? 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? 1. तो अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मीन 0 है या स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है, तो इसको लर्न करने का बहुत अच्छा तरीका है. देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला आपको गिवन है, ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन. राइट. तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, बिकॉज अगर वो 0 हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाती है? इन्फिनिटी. राइट. इट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन 0 नहीं होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? 1. तो इट मीन्स मीन क्या होगा? 0. तो या इस तरह से आप फॉर्मूला की हेल्प से इस चीज़ को रिमेंबर कर सकते हो, मेमोरी में रख सकते हो कि मीन की वैल्यू 0 होती है और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1 होती है इन केस ऑफ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर. एंड फॉर्मूला ये रहता है. ठीक है. नेक्स्ट इज ओके, द ग्राफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स. अभी मैंने बताया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ बनता है, जो कर्व होता है, वो कैसा होता है? बेल शेप्ड कर्व. ठीक है. बट वो बेल की शेप कैसी होगी वो डिपेंड करता है मीन के ऊपर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर. ठीक है. तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन डिसाइड करते हैं कि एक नॉर्मल कर्व की शेप कैसी होगी. हमेशा बेल शेप ही होती है, बट वो शेप
किस तरह से होगी वो डिसाइड करते हैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन बताता है कि ग्राफ का जो सेंटर पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि आपके जो कर्व है, जो ग्राफ है, उसकी विड्थ क्या होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल है उस केस में आपका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा, यानी आपका जो कर्व है वो इस तरह से टाइट होगा, मीन्स आपके जो कर्व की विड्थ है वो कम होगी। बट अगर एक बिगर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो आपका इस तरह से कर्व बनेगा यहाँ पर, यानी जो वेरिएबल्स हैं वो ज़्यादा स्प्रेड आउट होंगे, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग क्या है, इसकी वैल्यू कम और ज़्यादा का क्या मीनिंग है? तो देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन, राइट। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम है, इट मीन्स वो क्या बताता है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है कि जो डिफरेंट आइटम्स हैं वो उनका और मीन में कितना गैप है, राइट। आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज आपने डेटा कलेक्ट किया रिगार्डिंग द हाइट ऑफ बॉयज़ ऑफ योर क्लास, ठीक है। आपने अपनी क्लास के बॉयज़ की हाइट को कैलकुलेट किया, सभी की आपने इंडिविजुअल हाइट्स को फाइंड आउट कर लिया, एंड उनकी जो मीन हाइट आई है, सपोज आपने एवरेज फाइंड आउट किया, उनका मीन आ रहा है 160 सेंटीमीटर्स, ठीक है। 160 सेंटीमीटर जो है वो मीन आ रहा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम है, इट मीन्स जितने भी इंडिविजुअल हाइट्स हैं, मीन्स बॉयज़ की जो इंडिविजुअल हाइट्स है उसमें और मीन हाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम है। सपोज़ अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम है तो ऐसा हो सकता है कि जो इंडिविजुअल हाइट्स है वो ऐसे हो। सपोज़ किसी की हाइट हो 162 सेंटीमीटर्स, किसी की हाइट हो 159 सेंटीमीटर्स, यानी 160 सेंटीमीटर के आसपास होंगी, मीन के आसपास होंगी, ठीक है। अगर आसपास होंगी तो आपका जो कर्व है वो इस तरह से बनेगा, टाइट बनेगा, मीन्स विड्थ इसकी कम होगी। बट अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल हाइट्स हैं उसमें और मीन हाइट में बहुत ज़्यादा गैप है। मीन सपोज किसी की ऐसे हो सकती है, किसी की हो सकती है 168 सेंटीमीटर्स हाइट, किसी की हो सकती है 170 सेंटीमीटर्स हाइट, राइट। तो इस तरह से गैप जब मीन से ज़्यादा हो जाए, इट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज़्यादा है, और फिर आपका जो ग्राफ बनेगा, नॉर्मल कर्व बनेगा, वो इस तरह से बनेगा। मीन्स जो वेरिएबल्स हैं वो ज़्यादा स्प्रेड आउट है, इसलिए ग्राफ की कर्व की जो विड्थ है वो ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? सो इस केस में आपको पता चला कैसे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन डिसाइड करते हैं नॉर्मल कर्व की शेप को। हमेशा बेल शेप ही रहती है, बट उसकी विड्थ कैसे होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, ये डिपेंड करता है स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर, और मीन पे डिपेंड करता है सेंट्रल वैल्यू। इसको और क्लियरली समझते हैं। यहाँ पर देखो, फर्स्ट फिगर में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर देखो, आपको दो कर्व्स गिवन है, दोनों फर्स्ट कर्व का सेंट्रल पॉइंट यहाँ पर क्या है 100 एंड सेकंड का क्या है यहाँ पर 150, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का मीन डिफरेंट है, बट दोनों की विड्थ आप देख सकते हो, दोनों की विड्थ क्या है सेम। इसका मतलब क्या है, ये कब होगा ऐसा, जब दोनों का मीन तो डिफरेंट है बट स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड केस में देखो, सेकेंड केस में क्या है, दो कर्व्स आपको गिवन है, दोनों का ही सेंट्रल पॉइंट सेम है, दैट इज 100, यानी मीन दोनों का ही सेम है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट है, इसलिए दोनों की शेप कितनी डिफरेंट हो गई, राइट। जो ब्लू वाला है वो क्या है, टाइट है, उसकी विड्थ कम है, एंड जो डॉटेड लाइंस में ग्राफ है उसकी विड्थ ज़्यादा है, इट मीन्स उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ज़्यादा। तो यहाँ पर शेप डिफरेंट हो गई। एंड फर्स्ट केस में क्या था, जो मीन था, मीन वैल्यूज डिफरेंट थी, तो उनकी जो लोकेशन है वो चेंज हो गई, ठीक है। मीन्स अगर आपका ग्राफ ब्लू लाइन के केस में इस तरह से है, अगर मीन वैल्यू चेंज हो गई तो वो राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता लगा कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक नॉर्मल कर्व की शेप को डिसाइड करने में। हमेशा बेल शेप ही रहती है, बट ये इनकी जो विड्थ वगैरह है, लोकेशन है, ये डिपेंड करता है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर। फाइन, सो दिस इज अ ब्रीफ समरी अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देख लेते हैं फटाफट से प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बिकॉज प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सो फर्स्ट इज कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्क्रीट नहीं होता, कंटिन्यूस होता है, बिकॉज इसमें हम कंटिन्यूस वेरिएबल्स को लेते हैं, जैसे कि हाइट, वेट, टाइम, IQ स्कोर्स एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट इज परफेक्टली सिमेट्रिकल एंड बेल शेप्ड।
तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व बनता है वो एक बेल शेप कर्व होता है एंड वो परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है। परफेक्टली सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, दोनों जो अगर हम जो मीन वैल्यू होती है वो कर्व को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है एंड दोनों पार्ट्स जो होते हैं वो इक्वल पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। जैसे कि देखो कर्व ड्रॉ कर रहे हो, इसकी सेंट्रल वैल्यू क्या होती है, मीन, ठीक है, ये होता है मीन। तो इस मीन ने इस ग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड दोनों पार्ट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, 50% यहाँ पर एंड 50% वहाँ पर। तो जैसे कि आपने मीन हाइट कैलकुलेट की थी बॉयज़ की, वो कितनी थी, 160 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब क्या है कि जितने स्टूडेंट्स की हाइट 160 सेंटीमीटर से कम है, यानी यहाँ पर उतने ही स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 160 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, ठीक है। मीन्स नंबर ऑफ बॉयज़ जिनकी हाइट 160 सेंटीमीटर से कम है एंड ज़्यादा है, दोनों ही इक्वल हैं, राइट। तो इट मीन्स क्या है, परफेक्टली सिमिट्री में है, यहाँ पर भी 50%, यहाँ पर भी 50%। अगर आप इस नॉर्मल कर्व को यहाँ से सेंटर पॉइंट से यहाँ पर आप क्या करते हो, इसको आप फोल्ड कर देते हो, तो दोनों जो पार्ट्स हैं वो क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, मीन्स एक के ऊपर एक ईजिली आ जाएंगे अगर आप इसको फोल्ड करते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, परफेक्टली सिमेट्रिकल एंड बेल शेप्ड। नेक्स्ट इज यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही मॉड होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ मीन, मीडियन एंड मॉड। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है कर्व, इसके मीन, मीडियन एंड मॉड तीनों इक्वल होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, तो आपको लर्न रखना है इसको। नेक्स्ट इज असिम्प्टोमेटिक टू द बेस लाइन। तो नॉर्मल कर्व जो होता है वो जो बेस लाइन होती है, जो एक्स एक्सिस होती है, उसको टच नहीं करता कभी भी। उसकी टेंडेंसी होती है कि वो उसको टच करता है बट वो कभी भी टच नहीं करता। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था, मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। आपका जो कर्व होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। इसकी टेंडेंसी होगी कि ये टच करेगा एक्स एक्सिस को बट कभी भी टच नहीं करता। सो इट इज़ असिम्प्टोमेटिक टू द बेस लाइन। नेक्स्ट इज रेंज। तो नॉर्मल कर्व की जो रेंज होती है, इट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, मीन्स नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। वो कैसे, यहाँ पर आपकी दो साइड्स होती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। यहाँ पर नेगेटिव होती है तो नेगेटिव इन्फिनिटी एंड यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्लियर। सो इसकी रेंज क्या होती है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। नेक्स्ट इज टोटल एरिया। द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज 1। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि नॉर्मल कर्व का जो हम यूज़ करते हैं ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, वहाँ पर हम एरिया की प्रॉपर्टी बहुत यूज़ करते हैं, मीन्स जो नॉर्मल कर्व के अंदर एरिया बनता है, ठीक है। तो टोटल एरिया जो होता है इसका यहाँ पर, मीन्स टोटल एरिया जो होता है नॉर्मल कर्व के अंदर, वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, क्लियर। तो आपको याद रखना है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इज इक्वी डिस्टेंस ऑफ क्वार्टाइल्स। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो क्वार्टाइल्स होते हैं Q1 एंड Q3, ये इक्वी डिस्टेंट होते हैं फ्रॉम द मीडियन। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि Q3 माइनस M इज इक्वल टू M माइनस Q1, ठीक है। तो मीन्स मीडियन से दोनों ही क्वार्टाइल्स Q1 भी एंड Q3 भी सेम डिस्टेंस पे होते हैं, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज क्वार्टाइल डेविएशन। अब एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है, इट इज 2/3 टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको लर्न रखना है, बिल्कुल इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मीन डेविएशन में क्या होता है कि मीन डेविएशन इज 4/5 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो क्वार्टाइल डेविएशन कितना होता है, 2/3 एंड मीन डेविएशन कितना होता है, 4/5 किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का। नेक्स्ट इज पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो नॉर्मल कर्व के दो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं, दैट इज म्यू -1 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड म्यू +1 स्टैंडर्ड डेविएशन, क्लियर। ये पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन मीन्स जहाँ पर कर्व जो अपना कर्वेचर चेंज करता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये आपने कर्व ड्रॉ किया, यहाँ पर वैल्यू जो ये मिड वैल्यू हो गई, ये हो गया आपका 1 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ये हो गया आपका -1 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये क्या है, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्लियर। नेक्स्ट इज मेन पैरामीटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि
जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसके मेन पैरामीटर्स कौन से हैं? उसके बेसिकली 2 पैरामीटर्स हैं, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन को आप किससे डिनोट करते हो? ये आपको सिंबल पता होना चाहिए कि सिंबल क्या है। मीन को आप किससे डिनोट करते हो? म्यू, इस सिंबल को हम कहते हैं म्यू। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। ठीक है, तो ये 2 पैरामीटर्स होते हैं किसके? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। आपकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ इन 2 पैरामीटर्स पे ही बेस्ड होती है। मीन्स मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, एंड आपको ये भी पता लग गया कि इन दोनों की वैल्यूज़ में डिफरेंस होने की वजह से नॉर्मल कर्व की वैल्यू जो ग्राफ होता है वो भी उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 पैरामीटर्स होते हैं। सो नेक्स्ट इज एरिया अंडर द कर्व, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, क्या कि एरिया अंडर द कर्व। ये आपको बताता है कि एक पर्टिकुलर पोर्शन में कितना एरिया कवर होता है। तो म्यू -1 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड म्यू +1 स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना होता है? 68.26% एरिया कवर होता है। ठीक है, म्यू -2 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड म्यू +2 स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना होता है? 95.45%। ये आपको लर्न रखनी है, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन, लर्न करनी तीनों ही। और लास्ट कौन सी है? म्यू -3 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड म्यू +3 स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना एरिया कवर होता है? 99.73%। ठीक है, तो ये आपको एरिया तीनों ही लर्न रखने हैं, कितना एरिया कवर होता है। ठीक है, इसको मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ। देखो, जैसे हमने 1 स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमने देख लिया था, हम 2 के देखते हैं। देखो, यहाँ पर आपने 1 की वैल्यू ली, 2 3 1 2 3, ये क्या है? 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 3, ये नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, और ये क्या है? प्लस वैल्यूज़। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो 1 ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ये वाला एरिया, ये कितना हो गया? 68.26%। अब 2 -2 से लेकर +2 तक कितना हो जाएगा? मीन्स ये वाला सारा एरिया, ये कितना था? 95.45%। राइट, एंड -3 to +3 मीन्स सारा ये कितना हो जाएगा? 99.73%। ठीक है, तो ये एरिया अंडर द कर्व बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, कि कितने पोर्शन के अंदर कितना एरिया कवर होता है। फाइन, तो ये आपको तीनों ही लर्न रखने हैं। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टीज़ थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, आपको सारी लर्न होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एंड वो क्वेश्चन अभी क्या है हम डिस्कस भी करेंगे। पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, वो कैसे यूज़ होता है। अब छोटा सा एग्जाम्पल है, एग्जाम में आपको एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, इस तरह से न्यूमेरिकल्स नहीं आते, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है। सपोज देखो, एन एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर सिलेक्टिंग ऑफिसर्स इन अ बैंक वॉज कंडक्टेड ऑन 1000 कैंडिडेट्स। ठीक है, तो 1000 कैंडिडेट्स के ऊपर टेस्ट परफॉर्म किया गया, उनका एवरेज स्कोर कितना है? 42, मीन्स ये क्या है? मीन। और स्टैंडर्ड डेविएशन स्कोर्स का कितना है? 24। फाइन, नाउ एज्यूम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द स्कोर्स। मीन्स जो स्कोर्स थे उसका हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि मीन वैल्यू जो आई है, मीन्स जो मीन स्कोर्स है 42, मीन्स 42 से जितने कैंडिडेट्स के मार्क्स कम आए हैं उतने ही कैंडिडेट्स के मार्क्स 42 से ज़्यादा आए हैं। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु स्कोर एक्सीड 60। तो हमें फाइंड आउट करना है कि 60 से ज़्यादा स्कोर कितने कैंडिडेट्स के आए हैं। तो हम इसकी हेल्प से कैसे करेंगे? तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो अप्लाई करते हैं, जो कि था z = x - म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। x यहाँ पर क्या है? जिस वैल्यू को आपने स्टैंडर्ड जिसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है? 60 की। ठीक है, बिकॉज 60 से ऊपर कितने कैंडिडेट्स के स्कोर्स आए वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हमने 60 की निकाल ली, 60 हो गया x, म्यू क्या है? 42, मीन्स मीन क्या है? 42, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? 24। तो यहाँ पर z की वैल्यू आ गई 0.75। ठीक है, तो हम ग्राफ जो बनाते हैं ना, नॉर्मल कर्व जो हम बनाते हैं, तो यहाँ पर हम x एक्सिस पे जो वैल्यूज़ दिखाते हैं वो z की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी z की वैल्यू क्या है? 0.75, तो 0.75 यहाँ पर होगा 0.75। ठीक है, ये z की वैल्यू हो गई। इट मीन्स ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है? 60 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। हमने क्या फाइंड आउट करना है कि 60 स्कोर से ज़्यादा स्कोर कितने कैंडिडेट्स के आए हैं। इट मीन्स हमने ये वाला सारा एरिया फाइंड आउट करना है।
1 सेकेंड, ये वाला सारा एरिया, ठीक है। तो वही देखो एरिया अंडर द कर्व वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हो रही है, ठीक है। तो आपने ये वाला सारा एरिया फाइंड आउट करना है। ये सारा एरिया मतलब ये बताएगा आपको कितने कैंडिडेट्स हैं जिनका स्कोर 60 से ज़्यादा है। तो कैसे करोगे, यहाँ पर हम टेबल होती है जिसमें हर जी वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एरिया गिवन होता है, जैसे लॉग की टेबल होती है ना, ऐसे ही जी की भी टेबल होती है, जी स्कोर्स की टेबल होती है। तो हमने 0.75 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या एरिया गिवन है टेबल के अंदर वो हमने फाइंड आउट किया और वो कितना आया 0.2266 एरिया आ गया। यानी ये वाला एरिया सारा क्या है 0.2266, ठीक है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, टोटल कितने थे कैंडिडेट्स 1000, उसको मल्टीप्लाई कर दो इस जो एरिया फाइंड आउट किया है इसके साथ, यू विल गेट 227। इट मीन्स 227 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 60 से ज़्यादा स्कोर किया है। फाइन, सो दिस इज़ हाउ यू विल यूज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो ऐसे यूज़ होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको यहाँ से अब थोड़ा समझ भी आ गया होगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे यूज़ होती है वो, राइट। सो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस फटाफट से। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2017 में आया था। क्या क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है इनमें से प्रॉपर्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कौन सी नहीं है। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट इज बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिक, तो यस ये होती है प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकेंड इज मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल, यस ये भी होती है प्रॉपर्टी, तीनों इक्वल होते हैं। थर्ड इज द टोटल एरिया अंडर द कर्व फॉर द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज 1, तो ये मैंने आपको बताया था कि जो टोटल एरिया होता है अंडर द कर्व वो क्या होता है 1, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लास्ट इज द टू टेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन बोथ द डायरेक्शंस टचेज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन की जो दोनों टेल्स होती हैं दोनों डायरेक्शंस में वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच करती है। मीन्स हमारा जो कर्व होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। इस कर्व की 2 टेल्स हो गई दोनों डायरेक्शंस में, ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गई, पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, तो ये कह रहे हैं कि वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच करता है, तो नहीं करता। आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि उसकी टेंडेंसी होती है कि वो एक्स एक्सिस को या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच करेगा, बट वो नहीं करता, और यहाँ पे कह रहे हैं कि वो करता है। इट मीन्स फोर्थ प्रॉपर्टी इज नॉट द करेक्ट प्रॉपर्टी, सो दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। सो ऐसे प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से लर्न करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 ये आया था दिसंबर 2018 में, अगेन प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर भी आपको यही फाइंड आउट करना है कौन सी करेक्ट नहीं है। फर्स्ट इज यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये तो होती है कि एक ही मोड होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। सेकेंड इज इक्वालिटी ऑफ सेंट्रल वैल्यूज मीन, मीडियन एंड मॉड, तो यस ये भी करेक्ट प्रॉपर्टी है कि मीन, मीडियन एंड मॉड इक्वल होते हैं। थर्ड इज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी प्रॉपर्टी राइट है, बिकॉज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंटिन्यूस, राइट। तो मैंने आपको बताया था वो डिस्क्रीट नहीं होता, कंटिन्यूस होता है। एंड लास्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज द सोल पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, सो दिस इज रॉन्ग, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि 2 पैरामीटर्स होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, वो कौन कौन से हैं, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अकेला पैरामीटर नहीं होता, मीन भी साथ में इंक्लूड होता है। सो ऑप्शन 4 जो है वो इनकरेक्ट है, मीन्स इनकरेक्ट प्रॉपर्टी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, सो दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 4। फाइन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ये आया था आपका लेटेस्ट आया था दिसंबर 2019 में। तो देखो अब ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरा एक क्वेश्चन सिंपल आपका पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही हो। क्वेश्चंस कई बार क्या होते हैं मिक्स भी पूछे जाते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है विच 2 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपको इन चारों में से बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रू है, ठीक है। 2 ट्रू स्टेटमेंट्स अब आपको बतानी है, राइट। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या स्टेटमेंट्स गिवन है। ए, द सम ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम मीन इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम मीडियन। अब ये देखो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, ये पॉइंट जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड नहीं है। सेकंड देख लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, ठीक है। ये जो पॉइंट है किसके ऊपर है, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर। थर्ड इज इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इक्वल्स 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने बताया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है।
तो इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इक्वल्स 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। लास्ट इज इन अ सिमेट्रिकल एंड बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल डेविएशन इज 1/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो चारों स्टेटमेंट्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड नहीं है, तो पेपर में आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा टॉपिक यूज़ हो रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम क्योंकि फर्स्ट और सेकंड भी गिवन है तो इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, द सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज ग्रेटर देन द सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीडियन। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज ये मीन डेविएशन का कॉन्सेप्ट है। मीन डेविएशन में क्या होता है, अगर हम मीन से डेविएशंस फाइंड आउट करते हैं अलजेब्राइक साइंस को इग्नोर करते हुए, ठीक है, और हम मीडियन से फाइंड आउट करते हैं तो मीडियन से वैल्यूज जो डेविएशंस का सम होता है वो कम आता है एज कम्पेयर टू डेविएशंस फ्रॉम मीन। क्लियर, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। सो ये स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी होती है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इक्वल्स 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपको मैंने बताई थी प्रॉपर्टी कि मीन डेविएशन किसके इक्वल होता है, 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। लास्ट इज इन अ सिमेट्रिकल एंड बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल डेविएशन इज 1/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मैंने आपको बताया था कि क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है वो 2/3 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ना कि 1/3। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हो गई, ए एंड सी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ए एंड सी। फाइन गाइज, सो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा एज वेल एज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बिकॉज टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसको बिल्कुल भी आप स्किप मत करना इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जाम एंड योर सब्जेक्ट इज कॉमर्स। फाइन गाइज, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with next important topic. Till then, keep learning and thank you so much for watching.